हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। अमेरिका में चिनूक और भारत में लूप, ये दोनों बहुत गर्म होते हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट्स की पढ़ाई में भी वो गर्मी बनी रहनी चाहिए। अगर उनकी पढ़ाई पर ठंडी जलधारा गुजर गई तो उनके सफलता रूपी ध्रुव पर बर्फ जम जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि पढ़ाई आप जारी रखें, मन से जारी रखें। और क्या एक कर्तव्य आप निर्धारित नहीं कर सकते अपना, तो नहीं होगा कुछ ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यानी कि ओनली यूपीएससी की टीम दिन रात आपके लिए काम कर रही है। आप आते हैं, क्लास देखते हैं, उसको लाइक भी नहीं करते हैं, ताकि उसको लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपका कुछ भी नहीं लगता है, आपके जेब से एक भी पैसा नहीं कटता है। लेकिन जिस तरीके से आपका फायदा हो रहा है ना पढ़ाई से, ऐसे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है जब वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी। लेकिन आप वो काम भी नहीं करना चाहते। ये शिकायत हो गई इसलिए कहना पड़ रहा है आपसे। आप लाइक करेंगे तो 10 और लोगों के पास जाएगा। जो ये मुफ्त शिक्षा का हमारा अभियान है, पूरा सिस्टम लगाना, पढ़ाना, रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास देना, ये इसलिए है कि मुफ्त शिक्षा गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंच सके। प्रॉब्लम जानते क्या है? ये गरीब और अमीर का जो अंतर है वो क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है? इसकी वजह यह है कि गरीब ही गरीब का दुश्मन बन जाता है। अगर संसाधन के अभाव में आपको हमारी टीम बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है तो इसको आप ट्रेंडिंग में लाने के लिए बस एक क्लिक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे तो ट्रेंडिंग में आ जाएगा ये, जिससे और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो भी अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। एक छोटा सा नैतिक कर्तव्य निभा लीजिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के आपने मौद्रिक नीतियां पूरा समझ लिया था। हमने उसमें डॉलर और रुपए के संबंध को समझ लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। एक बहुत बड़ा टॉपिक इकोनॉमिक्स का और भरपूर सवाल यहाँ से आते हैं। हर वर्ष की परीक्षा में बैंकिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यह वह व्यवस्था है जो सबसे ज़्यादा समाज को प्रभावित करता है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बैंक से, अर्थव्यवस्था से, बाजार से जुड़ा होता है और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं यूपीएससी सवाल भी वहीं से बनाता है। आइए शुरू करते हैं बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं बैंकिंग व्यवस्था। तो बैंकिंग सिस्टम क्या है? इसमें मतलब एक लंबा ये टॉपिक है, बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था आपका एक बड़ा टॉपिक है और चूंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें कुछ भी छोड़ना सही नहीं होगा। तो ये क्लास 3-4 क्लास में, 5 क्लास में आपका बैंकिंग व्यवस्था कंप्लीट होगा। तो बैंकिंग सिस्टम आपने देखा होगा कि आपके गांव में कुछ महाजन लोग होंगे या आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैसा लेते हैं, उनको सूदखोर कहा जाता है। यानी कि वो पैसा किसी को देते हैं और उस पैसे के बदले में उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। मतलब कि अगर 100 रुपया आपको कर्जा दिए तो 1 महीने बाद 110 रुपया लेंगे। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं बैंक का ही काम कर रहे होते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बैंक क्या होता है। ठीक है, बैंक क्या है? अब आप कहेंगे कि बैंक तो सब लोग जानते हैं, जहां से आप पैसा लेने जाते हैं या जहां पर कर्ज लेते हैं या अपना डिपॉजिट जमा करने जाते हैं, वही तो बैंक होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य अधिशेष को जमा करना और जहां पर कमी हो वहां ऋण उपलब्ध करवाना है। बैंकिंग का सीधा सीधा काम ही है कि वो डिपॉजिट ले, यानी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उससे डिपॉजिट ले और उस पैसे का प्रयोग वो किसी को ऋण देने के लिए करे
ताकि यह व्यवस्था चलती रहे। ठीक है। और अगर कोई संस्था केवल कर्ज प्रदान कर रही है तो उसे बैंक नहीं कह सकते हैं, या अगर कोई संस्था केवल डिपॉजिट ले रही है और उस पर आपको प्रॉफिट दे रही है, यानी कि वो ऋण देने का काम नहीं करती है, उसको भी बैंक के परिभाषा में नहीं रखा जाता है। या अगर केवल कोई, जैसे एनबीएफसी आपके होती हैं, नॉन बैंकिंग जो कंपनियां होती हैं, उनका काम होता है केवल कर्ज प्रदान करना, वो डिपॉजिट अपने पास नहीं रखती हैं, तो इसीलिए उनको नॉन बैंकिंग कहा जाता है। तो बैंक का सिंपल सा मतलब है कि जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, यानी कि लोगों के पास जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करे और उस डिपॉजिट को ऋण के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे जिसे उसकी आवश्यकता हो। इतना सा काम होता है बैंक का। अब भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास क्या है, यानी कि कब से बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई। चूंकि बैंकिंग सिस्टम को समझ रहे हैं तो सब कुछ इसी के साथ बैंक का समझ लीजिए। ठीक है। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि किस प्रकार बहुत सारे जो मंदिर होते थे या ट्रस्ट होते थे वो बैंक का काम करते थे, या साहूकारों का। या आपने 80s की मूवी अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक गांव का या शहर का बड़ा आदमी होता है जो जिसको सामंतवाद कहते हैं, वो सामंत कहते हैं। ठीक है, सामंत या जिम्मेदार कहते हैं। तो वो करता क्या था कि जो गरीब लोग होते थे, किसान लोग होते थे, उनको पैसा देता था कि ले जाइए, इस पैसे से अपना काम कीजिए और जब आप इससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो मुझे मेरे पैसे पर जो है ब्याज दे देंगे आप। ठीक है। तो उसको सूद कहा जाता था, सूदखोर भी कहा जाता था जो ये सामंत लोग काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बैंकिंग व्यवस्था थी। और पुराने समय में अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया के जो मंदिर होते थे वो बैंकिंग का काम करते थे, क्योंकि मंदिर में क्या होता था कि भक्त के द्वारा भी पैसा आता था और लोग डिपॉजिट भी करते थे। जैसे अभी मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, ये जो डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जो बंद है भी जेल में ना, इसका एक बहुत बड़ा व्यापार यही था, इस तरीके से था जैसे पुराने समय में मंदिर लोग काम करते थे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने एक जुगाड़ ऐसा किया था कि लोग उसके पास डिपॉजिट लेकर के आते थे, उसको जमा करते थे, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी लोग थे, और वो उस डिपॉजिट का इस्तेमाल करता था किसी अन्य जगह पर पैसा लगाने में। किसी को कर्ज दे दिया या कुछ बना दिया और उससे प्रॉफिट जनरेट करता था और उनको फिर जो है ब्याज दे देता था। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतिहास में बैंकिंग व्यवस्था काम कर रही थी उसको जो है अपनाया था राम रहीम ने, तभी तो इतना जल्दी उसने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया था। उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही तगड़ी थी, हालांकि वो गैर कानूनी था और उसका परिणाम ये है कि आज वो जेल में है। ठीक। तो बैंकिंग व्यवस्था का जो इतिहास है, ये इतिहास के दृष्टिकोण से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से बैंक काम करते थे। लेकिन जब आप इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और जो वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था, इसका जो स्वरूप है, इसका भारत में इतिहास शुरू होता है 1770 ईस्वी से। कब से? 1770 एडी से, जब सबसे पहला बैंक स्थापित होता है। ठीक है। जब सबसे पहला बैंक जो क्या है स्थापित होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का जो वर्तमान बैंकिंग प्रणाली जिस तरीके से काम कर रहा है उसी प्रतिरूप में पहला स्थापित बैंक था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन कुछ समय बाद ही यह बैंक बंद हो गया, यानी कि ये काम करना इसने बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं कि आती है, अपना विस्तार करती है और वो धीरे धीरे सब शुरुआत में आती है तो व्यापारिक कारखाने खोलती है। और जब उसको लगता है कि भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो कमज़ोर है कई जगह से, तो उस लूज पोल का फायदा उठा करके वो धीरे धीरे अपना राजनीतिक विस्तार भी क्या करती है, शुरू करती है। और जब राजनीतिक हेजेमनी अपना वो स्थापित कर लेती है अलग अलग क्षेत्रों पर, तो जब राजनीतिक हेजेमनी आपने स्थापित कर लिया तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए अर्थव्यवस्था भी तो आप ही को देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए फिर
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकिंग की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया और 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी क्रम में 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। किसकी? बैंक ऑफ बॉम्बे। ये वो दौर है जब मुंबई को बंबई कहा जाता था, ठीक है। तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। और इसका इन सबका संस्थापक कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस वक्त अपना राजनीतिक हेजोमनी धीरे धीरे भारत में बढ़ा रही थी। इन तीनों बैंकों का स्थापना उसी ने किया। इन तीनों बैंकों का विलय किया गया 1921 ईस्वी में। 1921 एडी में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और इसको कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्पेलिंग आप देख लेंगे जो भी होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके इसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में अंग्रेज भी गए और जब अंग्रेज गए तो भारत ने अपने तरीके से अपने व्यवस्था को स्थापित करना शुरू किया और 1955 ईस्वी में इस बैंक का नाम, यानी कि जो इंपीरियल बैंक है, इसका नाम SBI कर दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो वर्तमान में जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं और उसके उन कर्मचारियों को देखते हैं जो बैठकर उबाई मारते रहते हैं, उनका इतिहास ये है। उनका इतिहास शुरू होता है 1806 ईस्वी से। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना और इन तीनों को मिलाकर के एक बनाया गया बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और आज़ादी के बाद में वही आपका 1955 में क्या बन जाता है? SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका SBI का इतिहास कि किस तरीके से SBI बना। देखिए SBI थोड़ा सारे बैंकों से अलग है, क्योंकि SBI शुरुआत से ही या इससे पहले जो इसके ये खंड थे, जो बैंक ऑफ बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास इंपीरियल बैंक है, ये सरकार के लिए काम कर रहे थे, यानी कि ये सरकारी थे, ठीक है। और SBI का जो स्वरूप है वो सदैव सरकारी रहा है। बाकी जो बैंक हैं वो राष्ट्रीयकरण के बाद में, जब नेशनलाइजेशन कर दिया इंदिरा गांधी ने, उसके बाद में सरकारी बने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने 1969 में किया था। उससे पहले बाकी जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट तरीके से काम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे बैंक जो है ये प्राइवेट थे और ये सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। हालांकि लाइसेंस राज था, यानी कि लाइसेंस जारी किए जाते थे, ठीक है। लेकिन SBI का कभी भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। ये सवाल हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए, SBI उस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण में नहीं था क्योंकि वो पहले से ही सरकारी था, ठीक है ना। तो ये है आपका SBI का इतिहास। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इससे जुड़े हुए बैंक के इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्य और है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1881 में एक और बदलाव होता है बैंकिंग व्यवस्था में। अवध बैंक का स्थापना होता है, अवध कॉमर्शियल बैंक।
अवध कॉमर्शियल बैंक। और ये पहला बैंक भारत में उस वक्त हुआ जिसके शेयर बनाए गए, यानी कि कई मालिक बनाए गए। ठीक है, यह पहला बैंक था जिसके शेयर धारक बनाए गए, जिसके शेयर धारक बनाए गए। ठीक है ना। तो अवध कॉमर्शियल बैंक ये पहला बैंक है जिसके शेयर धारक बनाए गए। फिर आता है आपका 1894 का साल, और 1894 के साल में एक और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है, और वो बदलाव होता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, जो कि भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। ठीक है, 1894 में पीएनबी की स्थापना होती है, और यह पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक होने का मतलब कि इसमें जो पैसा लगा था वो भारतीयों का लगा था, और एक काम भी भारत के लिए ही कर रहा था। बाकी जो इससे पहले के बैंक हैं, इनके जो होल्डर्स थे, यानी कि जो मालिक थे, वो या तो विदेशी थे या वो शेयर में काम कर रहे थे। ठीक है, तो यह इसमें लिख लीजिए, का प्रथम पूर्णतया भारतीय बैंक। तो ये है आपका बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में सवाल, एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब इसके बाद हमें समझना है कि ये बैंक तो आपने समझ लिया, इन बैंकों का बैंक कौन है, यानी कि इन बैंकों को हैंडल कौन करता है, तो उसको अब हमें समझना है कि इन बैंकों का बैंक कौन है। तो बैंकों का बैंक आपका आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना, उसका कार्य किस तरीके से है, वो क्या क्या काम करती है, और उसके बाद में जो उसका नोट छापने का काम है या मौद्रिक नीतियों का काम है, उस अलग अलग काम का मतलब क्या है, और उससे जुड़ी हुई जितने भी प्रावधान हैं वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम आरबीआई की स्थापना पढ़ेंगे। आपने बैंक पढ़ लिया, बैंक का इतिहास पढ़ लिया, अब बैंकों का बैंक कौन है उसका भी इतिहास, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ हमें समझना है। तो वो हम अगली क्लास समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और सवाल भी अपना दीजिए। कुछ भी एक समझ में अगर ना आया हो तो सवाल भी अपना छोड़ दीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे आरबीआई पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।